नमस्कार दोस्तों, मेंस अ डे में आपका स्वागत है। हम हर रोज एक जनरल स्टडीज का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं और मेंस की तैयारी आपकी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आज पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बारी है। पॉलिटी के अंदर ना कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, इनके बारे में कई बार सवाल आता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक ऐसी बॉडी है जिसके बारे में 2 बार सवाल आ चुका है, तो आज इसी का एक क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, though the human rights commissions have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyzing their structural and practical limitations suggest remedial measures. अब ये जो सवाल है बहुत dense है। Dense in the sense there is a lot of information that has been touched upon over here. In the first part of the question आपसे ये कहा गया है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इमेंस कंट्रीब्यूशन किया है भारत में। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में इन्होंने कहा दे हैव फेल्ड टू असर्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट माइटी एंड पावरफुल। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि ह्यूमन राइट्स कमीशंस की स्ट्रक्चरल और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस को एनालाइज करो एंड देन उन्होंने बोला है रेमेडियल मेजर्स बताओ। आप इस क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं अटेम्प्ट करना, और उसके बाद जब मैं इसमें डिस्कस करूंगा तो ट्राई टू मैच व्हाट यू हैव रिटन विद व्हाट हैज बीन गिवन ओवर हियर। I will also ask you to write the conclusion. The best conclusion will be discussed by me in the next video. खैर, इस क्वेश्चन को आप जब अप्रोच करते हो, आप पहले पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। पहले पार्ट में आपने मतलब इस क्वेश्चन को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। उसके अलावा क्योंकि ये 4 अलग अलग किस्म की बातें बोल रहा है। पहले ये बात बोल रहा है कि ह्यूमन राइट्स कमीशंस ने इमेंसली कंट्रीब्यूट किया है भारत में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेकर। यू हैव टू राइट डाउन और लिस्ट डाउन 3-4 पॉइंट्स रिगार्डिंग दैट। ये लिखना पड़ेगा आपको आंसर में, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट में जब उसने बोला है कि दे हैव फेल्ड टू असर्ट देमसेल्व्स, तो लिखना पड़ेगा इन विच केसेस यू बिलीव, 3-4 केसेस जहां पे आपको लगता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन कुड हैव डन बेटर बट इट डज नॉट सीम टू बी प्रेजेंट। तो यहां पे आप इसमें सबसे पहले तो एनएचआरसी या ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी प्लस एसएचआरसी का लीगल बेसिस बताओगे, टेम्पलेट, कि हमारे संविधान के अंदर, सॉरी हमारे लॉ लीगल सिस्टम के अंदर 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत नेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट लेवल पे ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाने की बात कही गई। दैट इज फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट। देन यू विल टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनएचआरसी। You will say that custodial deaths की बहुत सारी investigation NHRC has done. Child labor के against NHRC has done a lot of investigations. It does conduct investigation because it acts like a civil court. It acts like a civil court in matters in which it is investigating. So it's a powerful body as such. आप देखोगे advocacy of reforms or human rights, remedial measures in many cases. For example, it is recommended कि जो 1984 के communal riots हुए थे उनके victims को you should give some kind of compensation. एनुअल आउटरीच करके कोशिश करता है अपनी तरफ से कि वो पब्लिक आउटरीच करे, बट डिस्पाइट दैट देयर आर शॉर्टकमिंग इन द केस ऑफ मणिपुर। मणिपुर में बहुत सारे इंस्टेंसेस देखने को मिले जहां महिलाओं के साथ, एक पर्टिकुलर धर्म, जाति, एथनिसिटी के साथ देयर सीम टू बी सम काइंड ऑफ इनह्यूमन ट्रीटमेंट। एनएचआरसी वाज नॉट वेरी विजिबल ओवर देयर। देन प्रिजन रिफॉर्म्स आर स्टिल इनकम्प्लीट still in many prisons till the year 2024 caste based working manuals were being used, that some type of jobs will be kept reserved for people from certain caste in the prison and cooking jobs will be for only some kind of caste. तो ये अभी तक हो रहा था एनएचआरसी के नाक के नीचे। सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना पड़ा, ठीक है। ब्रूटल किलिंग्स in insurgency areas, whether it is of the soldiers or of the people, है ना। जरूरी नहीं है कि एनकाउंटर जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत सारे होते हैं, तो उसके अंदर भी एनएचआरसी का लिमिटेड विजिबिलिटी है। स्ट्रक्चरल लिमिटेशन, फिर हम आएंगे सेकेंड और थर्ड पार्ट पे, स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस एंड प्रोसीजरल लिमिटेशंस। स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस मतलब उसके खुद के बनावट में ही कुछ एरर हैं,
क्या कुछ कंसर्न्स हैं? हाँ, सबसे पहले तो उसकी कॉम्पोजिशन, एनएचआरसी की कॉम्पोजिशन के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, और कुछ मेंबर्स होते हैं डी फैक्टो। डी फैक्टो मतलब बिकॉज ऑफ बीइंग या एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि बिकॉज ऑफ बीइंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब का चेयरपर्सन होने की वजह से मैं ऑटोमेटिकली बन जाता हूं इसका मेंबर। सो देयर इज नॉट मच इमेजिनेशन इन दिस मेंबरशिप। डाइवर्सिटी नहीं है मेंबरशिप में, बहुत सारे सिर्फ जुडिशियल एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर से भरा हुआ ये लगता है। इसमें ह्यूमन राइट्स के अंदर एक्सपीरियंस रखने वाले सोशल वर्कर्स और होने चाहिए। देयर इज अ स्पेस फॉर इट, बट दे आर लेस इन नंबर। देन द सिलेक्शन कमिटी इन इटसेल्फ इज डोमिनेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, और कई बार सिलेक्शंस पॉलिटिसाइज हो जाते हैं। जब आप वैकेंसीज की बात करोगे, प्लीज पॉइंट आउट वेरी रीसेंट फिनोमेना। जून 2024 के अंदर एनएचआरसी के चेयरपर्सन की पोजीशन वेकेंट हुई, दिसंबर 2024 के अंदर जाके वो फिल हुई। सो बीच में 6 महीने तक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई चेयरपर्सन ही नहीं था। एक्टिंग हो सकता है, समवन माइट बी एक्टिंग एज चेयरपर्सन, बट कोई 6 महीने तक क्या ह्यूमन राइट्स की कहीं पे वायलेशन ही नहीं हुई थी इस देश में। और ये हाल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का है। स्टेट लेवल के ह्यूमन राइट्स कमीशन तो कई सालों तक वेकेंट रहती हैं सारी पोजीशंस, कई सालों तक कंस्टिट्यूट नहीं की जाती। So these are the structural limitations which they have. What are the procedural limitations? जब वो काम करने लगते हैं तब उनको क्या प्रॉब्लम है? That is the third part of this question. हमने ये डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम स्ट्रक्चरल लिमिटेशन पे आए, फिर फंक्शनल लिमिटेशन पे आए, प्रोसीजरल पे। इनके पास, बेचारों के पास कोई एनफोर्सिंग पावर नहीं होती। ये फाइन तक नहीं लगा सकते किसी पे, पेनल्टी तक नहीं लगा सकते खुद से। ये सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं सरकार को कि आप ऐसा फाइन लगा दीजिए या इसके अगेंस्ट केस कर दीजिए एक व्यक्ति के अगेंस्ट। दूसरा, पनिशिंग पावर्स इनके पास नहीं है, तो ना ये किसी को जेल में भेज सकते हैं। इनकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग ही नहीं है। सो इफ दे गिव द रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट अरेस्ट सच एंड सच पर्सन, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे मे रिफ्यूज इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए कई बार इनको टूथलेस टाइगर बोला जाता है कि बना तो दिया है, बनावट तो दे दी है, लेकिन उसको पावर्स ही नहीं दी हैं। सिमिलरली 1 साल से पुराने केस इसके पास नहीं जा सकते हैं, 7 साल से पुराने केस इसके पास नहीं जा सकते ह्यूमन राइट्स वायलेशन के। सो वंस अगेन क्रिएट्स अ लिमिटेशन। आर्म्ड फोर्सेस के रिगार्डिंग ये लिमिटेड चीजें ही इन्वेस्टिगेट कर सकता है, बिकॉज वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी सामने आ जाती है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स जब ह्यूमन राइट्स वायलेट करते हैं, मान लीजिए मैं घर पे, है ना, एट होम आई एम टॉर्चरिंग समवन और आई एम वायलेटिंग समवन ह्यूमन राइट, एनएचआरसी विल कम इन द लास्ट। पहले हैबियस कॉर्पस की पिटीशन हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट सुन लेगा मेरी, लेकिन एनएचआरसी डज नॉट इंटरफेयर। एनएचआरसी इंटरफेयर्स इन कॉर्पोरेशंस, इन गवर्नमेंट लेड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, बट व्हाट अबाउट प्राइवेट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस? रिसेंटली एनएचआरसी को ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एक्रेडिटेशन नहीं मिला बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। वरना उसको जब से बना है तब से ए ग्रेड मिल रहा है, लेकिन 2 साल 2023 और 24 में उसको एक्रेडिटेशन डिले कर दिया गया, नहीं दिया गया, which is a prime example of what the problem is. You can also write this in the extreme introduction of this question. इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस भी आप ऐसे कर सकते हो कि ये हम पढ़ ही इसलिए रहे, न्यूज में इसलिए आए एनएचआरसी इतना ज्यादा, क्योंकि उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन जो मिलती थी अभी तक वो नहीं मिल पाई है। फिर आपको देने हैं रेमेडियल मेजर्स। इसमें आप कंक्लूजन और रेमेडियल मेजर्स को कंबाइन करोगे। यू विल से दैट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ सेवरल कमिटीज इट शुड बी आइदर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, या तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, इसकी मेंबरशिप को और एक्सपैंड करो और डाइवर्स करो, इसको प्यूनिटिव पावर्स दो, कम से कम फाइन पेनल्टी तो लगा सके। अगर सिविल कोर्ट की पावर्स दी है वाइल इन्वेस्टिगेशन, तो इसको प्यूनिटिव पावर्स भी देने में क्या हर्ज है। इसका बजट इंक्रीज करो, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का एनुअल ऑडिट करो, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो।
अब इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में कैसे कंक्लूड करोगे ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और मेंस की तैयारी अगर बिल्कुल फोकस्ड तरीके से करना चाहते हो, विद प्रैक्टिस, विद इवैल्यूएशन, विद 1:1 मेंटोरशिप विद मी, तो आप हमारे 100 डेज के आंसर राइटिंग बूट कैंप को ज्वाइन कर सकते हो। और ये बैच में 100 डेज आप आंसर लिखोगे, एक एक वो इवैल्यूएट होंगे, उसके ऊपर आप मेरे साथ कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स 1:1 इंटरेक्शन कर सकते हो अबाउट द फीडबैक, अबाउट व्हाट शुड बी डन विद द आंसर राइटिंग. All these things will be taken care of. Or within the 100 days you will learn about how to build a answer in a proper fashion, ताकि आप फुल लेंथ टेस्ट लिखने के लिए तैयार हो जाए. तो इस क्वेश्चन का या आंसर का क्या कंक्लूजन होगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. धन्यवाद एंड होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड.